तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट में। और ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 2 है। जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों आपसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर यदि आपने हमारा पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो अभी उसको जाकर इस क्लास के बाद या इस वीडियो के बाद जाकर आप हमारे पहले प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखें। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेटों की एक सबसे बड़ी खासियत है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ के PYQ क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हमारी परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। लेकिन हम क्वेश्चन है हमारा कि भारत के स्थलाकृतिक जो मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। जो हमारे भारत के जो स्थलाकृतिक जो मानचित्र हैं वो कौन सा संगठन बनाता है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी भारतीय सर्वेक्षण क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भारतीय सर्वेक्षण है ये आता है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, ये जो हमारा भारतीय सर्वेक्षण जो संगठन है वो हमारे विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है, तथा ये भारत के जो स्थलाकृतिक जो मानचित्र हैं उनका गठन करता है या उनको बनाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। जो हमारा भारतीय मानक समय है वो किस रेखांश पर मनाया जाता है, किस रेखांश पर अपनाया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पर मनाया जाता है या पूर्वी रेखांश पर मनाया जाता है। और जो ये रेखांश है वो प्रयागराज का जो नैनी है, प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है, ये प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। तथा जो ये ग्रीनविच रेखा है, जो हमारी ग्रीनविच रेखा है उससे 5 घंटे 30 मिनट क्या चलती है, आगे चलती है। क्या चलती है, 5 घंटे और 30 मिनट क्या है, ये आगे चलती है। अब देखिए एक बार फिर से देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। तो किस रेखांश पर अपनाया जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश पर। और ये भारत के प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। तथा जो ये है ग्रीनविच रेखा से कितनी आगे चलती है, 5 घंटा और 30 मिनट आगे चलती है। तो दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन उससे हमने हल किया कि मानक समय जो अपनाया जाता है वो रेखा कौन सी है। ये भारत में कहाँ से होकर गुजरती है, प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। ये ग्रीनविच रेखा से कितना आगे चलती है, 5 घंटा 30 मिनट आगे चलती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्यों में किस समूह के साथ नागालैंड की सीमाएं, जो साझी सीमाएं हैं, या जो नागालैंड जो अपनी सीमाएं कौन कौन से राज्यों के साथ साझा करता है। तो देखिए हमारा नागालैंड है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है, इसमें है ही नहीं, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश फिर करता है असम के साथ, असम इसमें है। और कब तक किसके करता है, मणिपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश असम और मणिपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे PYQ क्वेश्चंस हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं, आते रहते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने रोज़ाना जो है भूगोल के प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जिनमें सारे के सारे हम PYQ क्वेश्चंस जितने भी हैं उनको हल करने की क्या कराएंगे, कोशिश करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। अब हमारा क्वेश्चन है कि राज्य समूह जो राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, यानी मणिपुर है वो कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। अब देखिए मणिपुर जो अपनी सीमाएं साझा करता है वो करता है नागालैंड, मिजोरम,
और क्या है असम। तो यहाँ के 3 राज्यों से क्या करता है, और एक है देश, क्या है जो देश है वो है वो कौन सा है, म्यांमार है। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है वो कि मणिपुर जिनसे सीमाएं लगी हुई हैं, जिन राज्यों की पूछ रहा है। तो नागालैंड कौन से हो गए, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया और असम। नागालैंड, असम और मिजोरम, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। अगर ये पूछता है कौन से देश से सीमाएं साझा करता है तो वो क्या होगा, वो देश होगा म्यांमार। कौन सा, म्यांमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत की स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए ये हमारे एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सुंदरबन नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, सुंदरबन नेशनल पार्क, जिसको 1987 में शामिल किया गया था। और इस सूची में लगभग 1985 में हमारा केवलादेव के बाद आता है हमारा काजीरंगा, जो कि हमारा असम में पड़ता है। ये जो केवलादेव है ये पड़ता है हमारा राजस्थान में। और है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा है, एक और है वो है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। इनको क्या 1985 में शामिल किया गया था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन में कह रहा है जोजिला दर्रा जोड़ता है। जो जोजिला दर्रा है ये कहाँ है, बात करते हैं हम जोजिला दर्रा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, तो किस किस को जोड़ता है, ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, लेह लद्दाख, यानी जो श्रीनगर और लेह को ये जोजिला दर्रा है वो इनको जोड़ता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, जो लेटेराइट मृदा है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण होता है आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में। कहाँ, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में इसका क्या होता है, जलवायु वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसका होता है निर्माण। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसका क्या होता है, निर्माण होता है। और जो हमारी जो ये वो है, ये जो मिट्टी है इसमें क्या होता है, आयरन और एल्यूमिनियम। जो आयरन और एल्यूमिनियम है इसकी क्या होती है, प्रचुर मात्रा इसमें पाई जाती है इस मिट्टी में। अब हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो हमने बताया था उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, यानी उष्ण कटिबंधीय ये रहा आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो कहाँ पाई जाती है, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले भी क्षेत्रों में। और इसमें किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, आयरन और एल्यूमिनियम की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पर्वतीय स्लोपों, हिल स्लोप्स पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। तो देखिए इसको हम 2 विधियों द्वारा इसको क्या करते हैं, हम नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए एक तो सोपान कृषि है और एक समोच्च रेखीय जुताई है। लेकिन देखिए इसमें क्या माना जाता है, सबसे जो उपयुक्त जो विधि मानी गई है वो कौन सी मानी गई है, समुच्च रेखीय जुताई मानी गई है। क्या मानी गई है, समुच्च रेखीय जुताई क्या मानी गई है, इसकी सर्वोच्च जो है नियंत्रित जो करने वाली विधि है, सबसे अच्छी विधि मानी गई है वो समुच्च रेखीय विधि मानी गई है। लेकिन इसको हम सोपान विधि द्वारा भी क्या करते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर सोपान विधि आता तो सोपान को कर सकते हैं, सोपान कृषि भी होती है। लेकिन जो हमारे पास अगर समोच्च रेखीय जुताई विधि दी हुई है तो हम पहले प्राथमिकता इसको देंगे, उसके बाद में इसको देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा कि भारत की जलवायु है, जो भारत की जलवायु है वो किस प्रकार की है, उसकी जो जलवायु कैसी है, हमारे भारत की जो जलवायु है वो कैसी है। देखिए ये एफसीआई परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, मानसूनी। हमारे जो भारत की जलवायु है वो कैसी है, मानसूनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा सेक्शन ऑफिसर परीक्षा 2006 में पूछा गया सवाल है कि भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए मानसूनी प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, महासागरीय धाराएं ये प्रभाव नहीं पड़ता इस पर। भूमध्य का सान्निध्य
पड़ता है, हिंद महासागर का अस्तित्व ये भी पड़ता है। तो क्या प्रभाव नहीं पड़ता इस पर? प्रभाव नहीं पड़ता कि महासागरीय धाराओं का क्या नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखें, भारतीय जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक देखें, तो उसमें हमारा पहला कारक क्या होगा? उसमें पहला कारक होगा हमारा अक्षांश। हम दूसरे कारक की बात करें तो समुद्र की से निकटता हो जाएगा। क्या होगा? समुद्र से निकटता। दूसरा होगा मानसून पवने। क्या हो जाएगा? मानसून पवने। उच्च मिट्टी की क्या हो जाएगी? प्रकृति भी इसमें क्या हो जाएगा। हमारा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो भारतीय प्रायद्वीप है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी क्या होगी नदी? वो हो जाएगी गोदावरी। हमारी क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी क्या हो जाएगी? गोदावरी। अगर हम गोदावरी के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है, गोदावरी के बारे में बात करें। और अगर हम इसका उद्गम देखें तो इसका उद्गम होता है, इसका उद्गम होता है नागपुर, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर से क्या होता है? इसका उद्गम होता है, गोदावरी का उद्गम होता है। देखिए अगर गोदावरी के बारे में एक और चीज़ ज़्यादा है जो कि पूछी जाती है, वो पूछा जाता है वृद्धगंगा। वृद्धगंगा या दक्षिण की वृद्धगंगा या दक्षिण की गंगा भी गोदावरी को कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धगंगा या दक्षिण की गंगा भी क्या कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। इसकी लंबाई पूछ ले, इसकी लंबाई होती है 1465, लगभग 1465 किलोमीटर की लंबाई है। और गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? नागपुर, महाराष्ट्र में क्या है? त्र्यंबकेश्वर है, उससे इसका क्या होता है? उद्गम होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया गया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपसे कह रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे सारे के सारे PYQ हैं और ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इसलिए अपनी इस वीडियो को हमारी को जितना हो सके उतना अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे कि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके और वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकें, जिससे कि हम साथ में, हम सभी मित्र क्या हैं कि साथ में सिलेक्शन ले सकें। भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी। ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? अब देखिए अगर हम शांत घाटी या इसको बोलते हैं साइलेंट वैली भी इसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने हमारा पहला प्रैक्टिस सेट देखा होगा, अगर आपने हमारा पहला प्रैक्टिस सेट किया होगा तो उसमें मैंने साइलेंट वैली है जो शांत घाटी है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण उसको क्या है पूरे विस्तार से समझाया है मैंने उसमें। तो देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर भी इसका क्या कर लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं। जो शांत घाटी है ये कहाँ है? केरल में स्थित है शांत घाटी। और जो है इसमें इसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कहाँ है? केरल में। यहाँ क्या पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो पादप तथा प्राणी हैं, पादप तथा जो प्राणी हैं उनकी विभिन्न विलुप्त प्रजातियाँ जो कि दुर्लभ प्रजातियाँ हैं वो कि यहाँ पाई जाती हैं। पादप तथा प्राणियों की क्या पाई जाती हैं? दुर्लभ प्रजातियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि केरल की मौन घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? अब देखिए मैंने अभी आपके लिए ऊपर बताया था कि एक तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों के लिए जो कि यहाँ पर हमारे लिए दिया गया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है? पादप तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियों के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। देखिए SSC CPO 2007 में पूछा गया प्रश्न है ये हमारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि झूमिंग कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? जो झूमिंग कृषि है इसको हम क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं? स्थानांतरित
इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। देखिए मिजोरम में भी है, नागालैंड में भी है, मणिपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर पर 2014 में पूछा गया, और असिस्टेंट टैक्स असिस्टेंट जो होते हैं उससे 2007 परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ की झूमिंग कृषि डॉट डॉट से संबंधित है। जो झूमिंग कृषि है, मैंने आपको अभी बताया था कि झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है हमसे कि हाल में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप या डिपॉजिट के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है। तो दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं मित्रों, जो आपने हमारा प्रैक्टिस सेट पहला देखा होगा तो मैंने उसमें इसका भी जिक्र किया था कि जो तुमलापल्ली है वो आंध्र प्रदेश में है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए मैं आपके लिए बता दूं कि ये यूरेनियम निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, तथा ये 2011 में यहाँ पर क्या है, यूरेनियम के भंडार खोजे गए थे, जिससे कि अब विश्व के नक्शे में आ गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन है कि किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर छा गया था। यूरेनियम की, सबसे बड़ी यूरेनियम की खानों को यहाँ पर 2011 में खोजा गया था। कब खोजा गया, 2011 में खोजा गया था। और ये देखिए एसएससी सीपीओ 2000 परीक्षा में पूछा गया था। ये क्वेश्चन हमने अभी हल किया था ऊपर, जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो भी इससे संबंधित था। किससे था, हमारा तुमलापल्ली आंध्र प्रदेश से संबंधित था, जो कि यूरेनियम की बड़ी खानों के लिए प्रसिद्ध है। उसको कब खोजा गया, 2011 में इसको खोजा गया था। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है। ये भी मैंने प्रैक्टिस सेट हमारे फर्स्ट में बताया था आपके लिए। इसको विस्तार से भाखड़ा जो बांध है इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। देखिए कौन सी नदी पर है, ये हमारी ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी पर स्थित है। हमारे जो क्वेश्चन बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है। जो कौन सा बांध है जो भारत का सबसे बड़ा बांध है वो है टिहरी बांध। ये कहाँ पर स्थित है, ये है भागीरथी नदी पर स्थित है, जो कि हमारे कहाँ है, ये उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर बना हुआ है, और ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो है तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है। जो तालचेर है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए तालचेर है जो है भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए है, भारी जल संयंत्र के लिए। लेकिन तालचेर को क्या कहते हैं, उड़ीसा का कोयला भंडार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोयला भंडार। किसका, उड़ीसा का क्या कहते हैं इसको, कोयला भंडार भी कहते हैं। कोयला भंडार भी कहते हैं किसको, तालचेर को उड़ीसा कोयला भंडार कहते हैं, तथा यह भारी जल संयंत्र के लिए क्या है, महत्वपूर्ण। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम नवरत्न है। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और महानगर टेलीकॉम फोन लिमिटेड, ये दो तो हैं ही, लेकिन जो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है और इंजीनियर्स लिमिटेड है, इसको कंटेनर कॉरपोरेशन इंडिया और इंजीनियर्स इंडिया, इसको 2014 ना 2014 हाँ 2014 में इनको भी नवरत्न में शामिल कर लिया गया। तो यहाँ पर क्या है, चारों के चारों ऑप्शन क्या हैं, राइट हैं। चारों के चारों ऑप्शंस क्या हैं, यहाँ पर हमारे चारों के चारों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। देखिए मैं आपके लिए एक बात बता दूं, वर्तमान में हमारे 16 नवरत्न कंपनियां हैं, जबकि महारत्न कंपनियों की बात की जाए तो कितनी हैं, 8 हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन, जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है वो कौन कौन से हैं। देखिए स्टेनोग्राफर परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है ये। तो देखिए पारदीप, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, पारदीप और हल्दिया, जो ये क्या है, पूर्वी तट के पर स्थित पतन है। अब देखिए पूर्वी तट पर स्थित पतनों की और बात की जाए तो हाँ इसके बारे में हम अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है पूर्वी जो हमारे ये बंदरगाह हैं इनके ऊपर। देखिए और जो हमारा क्या होगा, पारदीप और हल्दिया क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ अगला क्वेश्चन में है, देखिए एसएससी सीपीओ 2011 में पूछा गया
सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है। देखिए यहाँ पर पूर्वी तट के मुख्य बंदरगाहों के बारे में बात की जा रही है, तो कौन सा होगा, वो होगा हमारा विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पूर्वी तट पर स्थित जो हमारे क्या हैं बंदरगाह हैं, अगर हम पूर्वी तट के बंदरगाहों की बात करें तो देखिए हमारा होगा एक कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता, हल्दिया, पारदीप, विशाखापट्टनम जो कि मैंने यहाँ पर बता ही दिया है, चेन्नई, और क्या हो जाएगा एनोर, और एक होता है तूती कोरिन। क्या हो जाएंगे, ये पूर्वी तट के क्या होंगे, मुख्य बंदरगाह हो जाएंगे। पूर्वी तट के क्या हो जाएंगे, बंदरगाह हो जाएंगे, जैसे कोलकाता, हल्दिया, पारदीप, एनोर, चेन्नई और तूती कोरिन। तो देखिए बढ़ते, और अगर हम बात करें पश्चिमी तट के, कौन से, जो हमारा पश्चिमी तट है, अगर उसके बंदरगाहों की बात करें तो उसमें क्या आ जाए, हमारा मुंबई आ जाता है, इसमें कांडला आ जाता है, मुंबई, कांडला, एवं क्या आता है, न्यू मंगलोर। और अगर हमसे पश्चिमी तट का, यदि हमसे पश्चिमी तट का जो महत्वपूर्ण क्या पूछ ले, बंदरगाह पूछ ले, तो क्या होगा, कांडला, जो कि हमारा कहाँ है, गुजरात में स्थित है। देखिए हमारे जो पश्चिमी तट, जो हमारे भारत के पूर्वी तट का मुख्य बंदरगाह जो पतन है वो कौन सा है, विशाखापट्टनम है, और पश्चिमी तट का कौन सा है, कांडला है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस जाति के व्यष्टियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं, क्या कहलाता है, वो कहलाता है अप्रवासन। क्या कहलाता है, अप्रवासन, जिसको हम इमिग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रवासन है, इमिग्रेशन, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है, आबादी की जो वृद्धि दर है उसका तात्पर्य क्या होगा, जन्म और मृत्यु के बीच का अंतर, जिसको हम क्या कहते हैं, जन्म और मृत्यु के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, जनसंख्या, क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर, इसको हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ओम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। जो ओम जनजाति है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है, वो होगी असम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। ये असम के अलावा ये क्या पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम में ये ओम जनजाति पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है खासी और गारो जो जातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं, जो गारो और खासी जो जनजातियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, ये मेघालय में पाई जाती हैं, और लगभग मेघालय की लगभग 85 पॉइंट जो 52% जनसंख्या है वो इन्हीं दोनों जनजातियों की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल में क्यों बढ़ी हैं। जो उत्तर भारत है उसमें जो बाढ़ की घटनाएं हैं हाल में क्यों बढ़ रही हैं, ये हमारे देखिए 2013 में पूछा गया सवाल है, क्यों बढ़ रही हैं। अगवा क्षेत्र में वनों की कटाई में वृद्धि हो रही है, इसके कारण क्या हो रही है, जिससे कि हमारी जो कम से कम वर्षा होती है, जो हल्की वर्षा होती है, उससे भी बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, हमारे जो प्रैक्टिस सेट का, वो है भारत में आर्सेनिक समस्या का मुख्य रूप से इसके कारण है, जो भारत में आर्सेनिक समस्या है जो उसके मुख्य रूप से कारण क्या हैं। तो देखिए इसका क्या है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, प्रभावित क्षेत्रों में भूमिजल का अधिशोषण। और जो ये अधिकतर है वो होता है गंगा का जो डेल्टा है, जो गंगा डेल्टा में जो गहरे नलकूप हैं उनके कारण ये समस्या क्या होती है, ये समस्याएं खड़ी होती है। गंगा के डेल्टा में जो अत्यधिक जो नलकूपों में गहरे जो कुएं खोद दिए जाते हैं उनसे क्या है, जो हमारी जो समस्या है आर्सेनिक जो समस्या है ये उत्पन्न होती है। तो दोस्तों हमारी जो प्रैक्टिस सेट है आज यहीं पर ख़त्म होता है, और दोस्तों मिलते हैं कल जो हमारे नंबर 3 जो प्रैक्टिस नंबर 3 में मिलते हैं आपसे कल, उसके लिए तब
तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। और क्लासों का क्या करें, तो हमारी और क्लासों को देखिए। और आपने अभी तक हमारा पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है भूगोल का, तो उसको जाकर ज़रूर देखें, वो भी विस्तार पूर्वक समझाया गया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।